हाँ, शुरू में एक बात, मैंने जब ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में बात करना शुरू की, दो बार मैंने बात की, बीच में बहुत दिन चले गए ना, तो बहुत सारा कुछ हो गया, मैं बीमार था और कुछ हो गया, लेकिन जो भी कुछ हो, ऐसे होने से मुश्किलें बढ़ती है ना। अब से उम्मीद करता हूँ कि नियमित रूप से आप लोगों के साथ मैं बात करूँगा। तो न्यूटन ने दिखा दिया कि हर चीज़ को एक ख़ास बल से खींचती है। उस आकर्षण के बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। और उन्होंने फाइनली ये दिखा दिया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल केवल सूरज और ग्रहों के बीच में ही नहीं काम करता, ये दुनिया का, विश्व का हर एक कण को इस बल से आकर्षित करती है ना। और ये भी हमें पता है कि आकर्षण का बल दूरी के साथ साथ बदलता जाता है। दूरी जैसे से बदलती है, दूरी के वर्ग के साथ साथ वो घटता जाता है। माने क्या हो गया, जैसे दूरी दुगुना हो गया, तो दूरी दुगुना हो गया माने दूरी का वर्ग 4 गुना हो गया, तो बल 1/4 हो जाएगा। दूरी अगर 10 गुना हो गया तो 10 गुना का वर्ग हो गया 100 गुना उसका, तो बल 1/100 भाग हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम में ये बातें हैं। अब मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, मैं उस गुरुत्वाकर्षण नियम का ही बात कर रहा हूँ ना। बातों के ज़रिए इसको हम लोग समझा सकते हैं, इसको लिख के समझा सकते हैं, और नहीं तो जैसा कि हम लोगों ने लिखा था, जो लोग इस भाषा को समझते हैं वो लोग इस समीकरण में मैंने जो बात कही है उस बात को देख सकते हैं। और भी क्या कोई तरीका है, दूरी के साथ ये बल कैसे बदल रहा है उसको दिखाने का और कोई तरीका है? हाँ, एक तरीका लोगों ने सीखा है कि अगर हम लोग बल को दूरी के साथ उसका संबंध को दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ खींचे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। दूरी जब बहुत कम है तो बल ज़्यादा होगा, दूरी जब बढ़ती है तो बल घटता है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है ना। जिन लोगों की आदत है वो जानते हैं, ये इसी चीज़ को दिखाता है कि बल इस तरह से बदल रहा है ना, दूरी के वर्ग के साथ वो बदल रहा है इस तरह से। बात है, ये सभी भाषाएं हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा था हिंदी में बात कर रहा था, उस चीज़ को इंग्लिश में भी बात की जा सकती है। ये भी एक भाषा है, ये समीकरण की भाषा है, ये भी भाषा है, ग्राफ की भाषा है। तो चीज़ों को हम लोग अलग अलग तरह से दिखाते हैं, हर एक का अपना एडवांटेज है, हर एक के अपने साथ साथ सीमितताएँ भी है ना। जैसे इसे मैं बनाया हूँ, ये दिखा रहा है कि फोर्स दूरी के साथ घट रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं लिख दूँ तो शायद पता नहीं चलेगा, अगर हम स्केल नहीं बनाए, कि ये ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये भी कह रहा है कि बल दूरी के साथ घट रहा है। तो इसमें बनाने में थोड़ा सावधानी चाहिए, नहीं तो आपको एकदम हूबहू बात साफ साफ ग्राफ से पता नहीं चलेगी। खैर, तो एक तरीका है बातों से कहना, लिख कर कहना। दूसरा चीज़ है समीकरणों के ज़रिए कहना। तीसरा चीज़ है ग्राफ के ज़रिए कहना। ये कहने की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरीके अपने अपने तरीके से वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग अब ये मान चुके हैं कि ये सबसे सशक्त माध्यम ये है, समीकरण के जरिए दिखाना, वो सब कुछ दिखा देता है। लेकिन ये सभी के लिए सहज बोध्य नहीं होता है ना, सभी को चीज़ को बहुत साफ साफ समझ नहीं सकते हैं। आप सोचिए ना, हम लोग तो गणित पढ़ते तभी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। गणित जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग कैसे चीज़ों को समझें? या यूँ कहें कि क्या वो लोग समझे ही नहीं? क्या केवल गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े लिखे लोग समझेंगे, साइंस पढ़ने वाले लोग समझेंगे? ऐसी तो बात नहीं है ना। साइंस पढ़ने वाले तो लोग ही होते हैं ना। जिन लोगों को कॉलेज स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्या उन लोगों को ये जानने का कोई हक नहीं है? खैर, बात है क्या सभी भाषाएं सभी के लिए सुगम नहीं होती है ना। तो क्या और कोई तरीका हो सकता है? तो आप अगर समय के अनुसार देखेंगे तो न्यूटन ने इस नियम को खोज निकाला अपने जीवित काल में, 17वीं सदी में ना, 1660s में ये बातें आ गई सामने ना। और किस तरीके से इसे कहा जा सकता है, लेकिन कोई तरीका तो मिल नहीं रहा था। लेकिन बहुत सारा कुछ आगे आने वाले दिनों में हुआ, और काफ़ी दिनों बाद, माने हम लोग अब चले आए, मान लीजिए 19वीं सदी में चले आए हैं। उसकी शुरुआत में दूसरे क्षेत्र में प्रयोग हो रहे थे ना। विद्युत चुंबक, वैद्युतिक बल और चुंबकीय बल के क्षेत्र में बातें हो रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में बातें हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी
और मैग्नेटिज्म तो अलग चीज़ें थी, दोनों को जोड़ के ऑर्स्टेड ने दिखाया कि हाँ चुंबकीय बल विद्युत धारा से भी मिल सकता है ना। तो चीज़ें जुड़ रही थी। और ये जो चुंबकीय बल हो या विद्युत बल हो, इन लोगों को भी कैसे दिखाया जाए, ये किस नियम को मानते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है माइकल फैराडे का ना। माइकल फैराडे ने एक नया तरीका खोज निकाला ना, और जो इन चीज़ों से एक तो साफ साफ बात है वो काफ़ी आसान होगा। हम लोग उस नए तरीके को आज देखना चाहते हैं। वो क्या तरीका है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल कणों के बीच में काम करता है। हर एक कण हर दूसरे कण पर ये बल लगाता है, और इस बल के कारण कण को अगर छोड़ दिया जाए, हाँ उसके गति में ये बल दिखने लगे। वो कैसा किस गति में आया उसमें ये बल दिख जाएगी। लेकिन एक मुश्किल है क्या, हर कण हर एक कण को गुरुत्वाकर्षण बल से तो आकर्षित करता ही करता है, लेकिन ये बहुत छोटा बल है ना। जब तक उनमें से एक कोई बहुत ज़्यादा मात्रा का नहीं हो, हाँ एकदम मैसिव नहीं हो, बहुत एनॉर्मस मास का नहीं हो, तब तक दूसरे कणों पर उसका प्रभाव को आसानी से दिखाया नहीं जा सकता है, अनुभव भी नहीं किया जा सकता है ना। तो हम लोग शुरू में मान लें कि बहुत बड़ी मात्रा की कोई वस्तु है। क्या हो सकता है? सूरज हो ही सकता है। न्यूटन ने तो सूरज के सहारे ही चीज़ों को शुरू की। हाँ, ये पृथ्वी भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ एक छोटा सा वृत्त बना रहे हैं ना। ये वृत्त क्या है? एक बहुत बड़े मात्रा का वस्तु है ना। ये हम लोग इसको पृथ्वी मान सकते हैं। आगे बढ़ने का पहले लेकिन उनको समझ में आएगा कि एक तो हम लोग बोर्ड में बना रहे तो वृत्त ही बना सकते, गोला तो नहीं बना सकते, लेकिन पृथ्वी तो गोला है ना। और इसका प्रभाव केवल इस प्लेन में ही नहीं होगा, चारों तरफ होगा। तो हम लोग जिस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं वो एक स्पेस मॉडल है ना, चारों तरफ फैलाव है उसका, केवल बोर्ड में फैलाव नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये गोला है ना। ये जो वृत्त बना रही वृत्त नहीं है, ये गोला है, ये समझना पड़ेगा ना। अच्छा, ये बल लगाएगा तो बल किस पर लगाएगा? किसी भी दूसरे वस्तु पर। तो हम लोग दूसरा वस्तु को यहाँ रख दिए। इस वस्तु से क्या पता चलेगा? इसको छोड़ देंगे तो इसे बल लगेगा, तो उसकी गति से हमें पता चलेगा कि बल की दिशा क्या है ना। तो इसको हम छोड़ देंगे तो हम लोगों सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण बल तो आकर्षण का बल है, तो इस तरफ ये खिंचाएगा ना। तो ऐसा अगर हम एक चिन्ह बना दें तो ये बल की दिशा को दिखाया जा रहा है ना। इस वस्तु को हम लोग, इस बॉडी को हम लोग टेस्ट बॉडी कहेंगे, जिससे हम लोग इस गुरुत्वाकर्षण बल को जांच रहे हैं। तो ये टेस्ट बॉडी को रखेंगे तो टेस्ट बॉडी इधर जाएगा। हम लोग तो यहाँ भी रख सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये इस पर बल इधर लगेगा। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे हम लोगों को हाँ इस टेस्ट बॉडी के सहारे रख के उस पर बल का दिशा को हम लोग देख सकते हैं, उस गति के थ्रू ना। और ऐसे हम लोग को ढेरों लाइन मिलेंगे ना, चारों तरफ मिलेंगे। चारों तरफ माने ऊपर नीचे दाहिने बाएं नहीं, चारों तरफ माने एकदम चारों तरफ, हर तरफ। हाँ, माने केवल इन तरफ नहीं, केवल ऐसा नहीं, ये चारों तरफ होगा ना। हाँ, तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये रेखा है तब क्या दिखा रहे हैं? तीर के चिन्ह के साथ। हाँ, कि ये जो गोला है ये पृथ्वी है, ये सूरज है ना। हाँ, वो अपने चारों तरफ स्पेस में अगर वस्तुओं को रख दिया जाए तो उस पर वो कैसा बल लगाएगा ना। तो इसको जाहिर सी बात है, ये रेखाएं हैं जिसके सहारे हम लोग इस गुरुत्वाकर्षण के बल को देख रहे हैं चारों ओर ना। इसके चारों ओर, इसके बल को इसके चारों ओर देख रहे हैं। तो इसको लोग कहते थे हाँ बल रेखाएं, हाँ लाइन्स ऑफ फोर्स। किस फोर्स का भी बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के बल की बात कर रहे हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण का बल रेखाएं है ना, ये लाइन्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। कितने ऐसे रेखाएं खींचे जा सकते हैं? इतना मैं क्यों खींचा? क्योंकि अब एक पैटर्न मिल रहा है कि किधर भी हाँ आसपास में कोई भी वस्तु किधर भी रहे, हाँ वो इसके तरफ खींचा जाएगा ना, इसके तरफ खींचा जाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं, और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर यहाँ भी बनाए तो इधर ही आएगा। हम जानते हैं यहाँ अगर होगा तो इस तरफ वो रेखा की दिशा होगी। तो एक पैटर्न हमें मिल गया ना। लेकिन बात है क्या, बल तो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर है फोर्स। फोर्स खाली इतना से ही तो फोर्स के बारे में सब कुछ नहीं जाना जा रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। हाँ, वो पहली जो बात से शुरू किया था मैंने, हाँ
हर चीज़ को खींचती है और वो बल दूरी के वर्ग के साथ साथ घटता जाता है। तो दूरी के वर्ग के साथ साथ घटते जाने वाले बात क्या यहाँ दिख रहा है, हम लोग उसे खोजेंगे। लेकिन उसके पहले और एक बात है, ये क्या है, ये इसके चारों, इसके आसपास कहीं भी अगर किसी वस्तु को रख दे उस पर बल कैसा लगेगा, इसके बल को दिखा रहा है, ये रेखाएं दिखा रही है ना। मैं अगर इसको मिटा दूं और ये रेखाएं बनी हुई है तो ये रेखाएं खुद ब खुद अपने जरिए ये दिखा देंगे कि बल किधर लग रहा है। इसका माने बीच में कुछ होगा ही होगा ना, माने इन रेखाओं के जरिए इसका उपस्थिति दर्ज हो रहा है ना। अगर मान लो यहाँ नहीं है, ये नहीं होता, यहाँ ये गोला यहाँ से सच गायब रहता, तब इस वस्तु को यहाँ रख देंगे तो उस पर कोई ऐसा बल लगाने वाला नहीं होगा। माने क्या है, ये वस्तु अगर नहीं है, ये रेखाएं नहीं है ना, क्योंकि इसके बिना वो बल लगेगा कैसे दूसरे पर। तो ये रेखाएं अपने आप में उस वस्तु को उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं ना। दे रिप्रेजेंट दिस बॉडी, इस बॉडी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके जरिए बॉडी अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। और कहाँ अभिव्यक्त कर रहा है, अपने चारों तरफ। तो चारों तरफ उसका एक प्रभाव क्षेत्र है ना। किस का प्रभाव क्षेत्र, एक आकर्षण का बल लगाता है वो चारों तरफ ना। ये लाइन उस प्रभाव क्षेत्र को दिखा रहे हैं ना। माने ये लाइन ये दिखा रहा है कि उसका प्रभाव उसके बाहर बहुत दूर दूर तक वो फैला हुआ है ना। जहाँ ये रेखाएं बनी हुई है वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेखाएं जब बन गई तब उस टेस्ट बॉडी का भी अब जरूरत नहीं है, टेस्ट बॉडी का काम खत्म हो गया। रेखाएं जब बन गई तब अब पता चल रहा है कि बीच में कुछ होगा, तभी तो बल इधर लग रहा है ना। तो रेखाएं जहाँ बनी हुई है वहाँ कुछ भी नहीं है ना, वो स्पेस है ना। स्पेस में रेखाएं कहाँ से आ गई, जब ये बॉडी यहाँ रहा। वो रेखाएं कैसे पता चला, जब दूसरा बॉडी को रखा जाएगा, उसका बल का दिशा से ये रेखाएं बनी ना। लेकिन जब बन गई तब ना इस बॉडी का ज़रूरत है ना उस टेस्ट बॉडी का ज़रूरत है ना। ये रेखाएं इस बॉडी को उपस्थिति को एक तरह से दिखा रहे हैं हमें ना। अगर कुछ हमें समझ में आएगा, लेकिन बहुत समय लोग उसका बहुत कुछ अधिक माने भी लगा लेते हैं। हम लोग उस चीज़ को भी देखेंगे। तो एक बार फिर से तो ये रेखा है ना, इस बॉडी का जो सूरज है या पृथ्वी है उसका प्रभाव क्षेत्र को दिखा रहा है। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस को दिखा रहा है। तो ये रेखाएं कह रही है कि वस्तु जब आ गया यहाँ, पृथ्वी जब यहाँ है तो चारों तरफ का स्पेस कुछ बदल सा जाता है ना। उस स्पेस में इसका प्रभाव क्षेत्र बन जाता है ना, और उस प्रभाव क्षेत्र में कोई भी वस्तु रहेगा तो उस पर बल लगेगा ना। तो हम लोग कहते हैं ये रेखा है उस प्रभाव क्षेत्र को दिखा रहे हैं ना। वो कैसा प्रभाव है, तो आकर्षण का बल लगता है चीज़ों पर, और वो दूर दूर तक फैला हुआ है, चारों तरफ स्पेस पे फैला हुआ है। तो हम लोग कहते हैं देखो इन रेखाओं के जरिए वो प्रभाव क्षेत्र दिख रहा है, वो फील्ड दिख रहा है। तो हम लोग आजकल उसको लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं कहते, आजकल हम लोग उसको फील्ड लाइन्स कहते हैं। हम लोग कहते हैं दे आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स। व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, वो क्या किस चीज़ को दर्शा रहा है, उस फील्ड को दर्शा रहा है, उस प्रभाव क्षेत्र को दर्शा रहा है ना। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी तो लग रहा है ये फील्ड एक रेखा है ना, मन रेखाएं नहीं है, इन रेखाओं के जरिए उस फील्ड को देख रहे हैं ना। लेकिन फील्ड आस्ते आस्ते और जीवंत होता जाएगा और वो वास्तव होता जाएगा, चीज़ों के तरह वो एक वास्तव चीज़ों में बदल जाएगा ना। आगे वो बातें आएंगी। लेकिन यहाँ और एक चीज़ भी क्लियर है, ये सारे रेखाएं ना इस पर लंबवत मिल रही है ना, और इसके ओर है, बिकॉज दिस लाइन्स आर कॉन्वर्जिंग ऑन दिस बॉडी। तो पास में देखिए, जब इसके पास आ रहे हैं ये भी एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं ना। यहाँ भीड़ बढ़ रही है ना, इनों का डेंसिटी बढ़ रहा है, लाइन्स का डेंसिटी यहाँ बढ़ रहा है। और जैसे दूर जा रहे हैं ये लाइन्स का डेंसिटी घटते जा रहा है ना। लाइन्स का डेंसिटी माने किसी दिए हुए जगह में कितने लाइन्स हैं ना। दूर में जाएंगे तो उतनी ही जगह में कम लाइन्स होंगे कि लाइन्स फैल चुके हैं। पास में जितना आएंगे तो उतनी ही जगह में बहुत सारे लाइन्स मिल जाएंगे, क्योंकि लाइन्स सब वहाँ बीच में आके मिल ही रहे हैं। इसको और थोड़ा सा बेहतर रूप से दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखा सकते हैं, हम लोग इसको केंद्र बांधकर एक गोला बना रहे हैं। बना तो रहे हैं वृत्त, लेकिन फिर से हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये चारों तरफ
गोला है ना। हाँ, तो हम लोग एक गोला बना रहे हैं। ये गोला का केंद्र यही है। इस माने गोले के सतह का दूरी हर तरफ बराबर है। इसका माने हाँ, यहाँ भी वस्तु को रखेंगे तो जितना बल लगेगा, यहाँ भी वस्तु को रखेंगे बल उतना ही रहेगा, यहाँ भी वस्तु को रखेंगे बल उतना ही रहेगा। वही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि हर दूरी तय करता है कि बल कितना होगा। और दूरी चारों तरफ बराबर है तो बल भी हर तरफ बराबर है। तो ये गोला का सतह एक ऐसा सतह है, उस सतह के हर बिंदु पर अगर हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे उस पर बराबर बल लगेगा। लेकिन अगर ये गोला और बड़ा होता, मान लो कि इसका ठीक दुगुना रेडियस का एक स्फीयर हम लोग बनाए, इस गोले का रेडियस अगर इस गोले का रेडियस से दुगुना हो, माने दूरी दुगुनी हो गई ना, तो दुगुनी हो गई तो गोला का सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया होगा? 4 गुना ना। क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है 4πr²। ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसका वर्ग के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा ना, और फैलता जाएगा और बड़ा गोला होता जाएगा। हाँ, लेकिन लाइन का संख्या तो उतना ही है। अभी लाइन और बड़े एरिया के थ्रू गुजर रहा है, इसलिए इन लोगों का डेंसिटी घट गया ना। डेंसिटी इतना दूर दूर जाते जाएंगे, घटता जाएगा। हाँ, इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा इसका, क्योंकि रेडियस दुगुना है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। इन लोगों का घनत्व तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा ना। नहीं, 4 गुना क्षेत्र से उतना ही लाइन गुजर रहा है तो उनका घनत्व तो 1/4 हो जाएगा। मान लो 3 गुना रेडियस बना दें तो एरिया कितने एरिया में उतना ही रेखा फैल जाएंगे? अभी 9 गुना एरिया में फैल जाएगा, क्योंकि दूरी अगर 9 गुना बढ़ जाएगा, त्रिज्या अगर 9 गुना बढ़ जाएगा तो ये एरिया 3 गुना बढ़ जाएगा तो ये एरिया 9 गुना हो जाएगा ना। तो उतनी ही रेखाएं हैं, लेकिन अभी एक 9 गुना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है ना, तो उन लोगों का घनत्व 1/9 हो गया। लेकिन अब ख्याल करो, हाँ वही कनेक्शन है ना, एक कनेक्शन आ गया, गजब कनेक्शन ना। इन लोगों का घनत्व ठीक उसी तरह से दूरी के साथ बदल रहा है जिस तरह से वो बल दूरी के साथ बदलता है। दूरी के वर्ग के साथ वो बल घटता जा रहा था ना। दूरी दुगुना हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4। हाँ, दुगुने का वर्ग है 4 गुना, उसका उल्टा 1/4, बल 1/4। दूरी अगर 3 गुना हो गया तो बल हो जाएगा 1/9 ऑफ द ओल्ड फोर्स ना। ठीक उसी तरह से इस लाइन्स का घनत्व भी चेंज हो रहा है ना। लाइन्स बहुत घने हैं आसपास में, छोटे दूरी में। जैसे दूरी बढ़ता जा रहा है उनका घनत्व घटता जा रहा है, उनके बीच की दूरियां बढ़ते जा रही हैं। और ये घनत्व ठीक उसी तरह से बदल रहा है जिस तरह से बल, नहीं, इन लाइन्स का घनत्व बदल रहा है उसी तरह से जिस तरह से बल बदल रहा है। दूरी दुगुना हो गई तो लाइन्स का घनत्व 1/4, दूरी 3 गुना हो गया तो लाइन्स का घनत्व 1/9 ना। सही है ना। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन मैंने बनाया। ये एरिया मान लो ए है, तो अभी लाइन्स का घनत्व क्या होगा? 8/a। दूरी अब दुगुना हो गया, ये दूरी जब 8 था, दूरी जब दुगुना हो गया तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो अभी लाइन्स का घनत्व क्या हो जाएगा? 8/4a। 8/4a 8/a का 1/4 है ना। मान दूरी अगर दुगुना हो गया तो लाइन्स का घनत्व हाँ 1/4 हो गया। दूरी अगर तिगुना हो गया तो आप जानते हैं ये 9 गुना हो जाएगा। तो उतने ही 8 लाइन जो हमने बनाया है वो अभी 9 गुना बड़ा एरिया से गुजरेगा ना। तो उनका घनत्व तो क्या होगा? 1/9 भाग हो जाएगा। और बल भी तो इसी तरह से बदल रहा है। तब ये लाइन्स है ना बहुत कुछ कह डाले एक तरह से ना। हाँ, पहला चीज़ है, दो चीज़ें दिखा रहे। एक बल की दिशा को दिखा रहे और दूसरा वो ये भी दिखा रहे ये बल दूरी के साथ साथ कैसे बदल रहा है ना। हाँ, ये उस इन्वर्स स्क्वायर लॉ को F is proportional to 1/r² को ये रेखाएं दिखा रही है ना।
हाँ, तो ये गजब का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, और लोगों पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा ना, कि लोगों को लगने लगा कि ये शायद सब कुछ बता देगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, और क्या बताना ही है। हाँ, ये तो ये नहीं बता रहा है कि मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जहाँ तक दूरी के साथ साथ इस चीज़ का बदलना, ये एकदम साफ साफ सब तरह से पता चला है। दो बातें, ये आकर्षण का बल है, एरो सभी इसके तरफ है, इसका नहीं बल आकर्षण का बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल आकर्षण का बल है, और ये बल दूरी के वर्ग के साथ साथ घटता जाता है। ये लाइन्स का घनत्व भी दूरी के वर्ग के साथ साथ घटता जा रहा है एक ही तरह से। तो ये दोनों चीज़ बता दे रहे हैं ना। हाँ, सो ये एक नया तरीके का इजाद हुआ जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड लाइन्स। हाँ, तो फील्ड लाइन्स के सहारे हम लोग एक तरह से उस फील्ड को, उस प्रभाव क्षेत्र को देख सकते हैं। हाँ, बल का दिशा, बल कैसे कैसे बदल रहा है दूरी के साथ, ये दोनों चीज़ को देख सकते हैं ना। तो ये एक नया तरीका हुआ ना। ये तरीका लेकिन इसके लिए नहीं खोजा गया था ना, फैराडे ने इसे खोजा था। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स को दिखाने के लिए फैराडे ने इसे खोजा था, मैग्नेटिक फोर्स को दिखाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए ना। लेकिन बाद में हम लोग को समझ में आता है ये किसी भी फील्ड को दिखाया जा सकता है ना। हाँ, किसी भी वेक्टर फील्ड को, ऐसा फील्ड, ऐसा प्रभाव क्षेत्र जिसमें दिशा का भी बात हो रहा है ना, किसी भी वेक्टर को फील्ड को दिखाने के लिए ऐसा लाइन्स हम लोग दिखा सकते हैं ना। शुरू हुआ था दूसरे किसी संदर्भ में, लेकिन उसका फिर एप्लीकेबिलिटी और फैल गया ना। केवल बलों को दिखाने के लिए इसका जरूरत सो बात नहीं। मान लो एक नदी के पानी का बहाव है ना, तो पानी के हर एक कण जा रहे हैं किसी तरफ, हम उनका वेग को, वेलोसिटी को भी ऐसे फील्ड लाइन से दिखा सकते हैं ना। हाँ, दो बातें इन फील्ड लाइन्स में क्या है, डायरेक्शन दिखाएगा दिशा को, और इनका डायरेक्शन, हाँ, उस चीज़ का दिशा को दिखाएगा, बल का दिशा को दिखा रहा है, और इनका घनत्व, घनत्व माने हाँ इनका भीड़, हाँ भीड़ जहाँ ज़्यादा है वहाँ वो बल ज़्यादा है, भीड़ जहाँ कम है वो, और ये भीड़ या घनत्व जो भी कहिए, हाँ वो उसी तरह से बदल रहा है जिस तरह से बल बदल रहा है ना। मान लो किसी एक दूसरे केस में हम लोग किसी बल के रेखा ऐसे पाए, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, मान लो ऐसा मिला, तो इसके सभी की दिशाएं हर जगह सेम है, तो दिशा नहीं बदला, यहाँ भी जैसा है, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है। साथ ही साथ मैंने कोशिश की कि ये दूरी हर जगह बराबर रखने का, तो अगर दूरियाँ बराबर है तो घनत्व तो यहाँ भी जितना है, घनत्व तो यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है। इसका माने यहाँ बल जितना है यहाँ भी बल उतना है, यहाँ भी बल उतना है। हाँ, ये कैसा फील्ड होगा? अगर ऐसा फील्ड हो पाए तो ये कैसा फील्ड होगा? एक यूनिफॉर्म फील्ड है ना, एक यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड है माने एक रूप, हाँ ये बदल ही नहीं रहा है। इसका दिशा का बात करें, हाँ इसका स्ट्रेंथ का बात करें, वो हर जगह बराबर रह जा रहा है ना। हाँ, तो इनका एप्लीकेशंस पढ़ने लगा। मान लो ये नदी का पानी का बहाव को दिखा रहा है, तो ये कैसा दिखा रहा है कि नदी का पानी का बहाव का दिशा ये है और उसका वेलोसिटी हर जगह बराबर है। हाँ, बहाव तो वेलोसिटी के जरिए दिखाएंगे, गुरुत्वाकर्षण को बल के जरिए दिखाते हैं, वो एक बल है, तो ये वेलोसिटी का भी फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरू जब होती है कोई नया तरीका, तो बाद में पता चलता है इस तरीका तो यहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं ना। हाँ, लास्ट बात इसमें मैं एक चीज़ कह दूँ, ये दोनों चीज़ दिखा दिए ना, वो दिखा दिए कि ग्रेविटेशन एक एट्रैक्टिव फोर्स है, वो आकर्षण का बल है कि हाँ, और दूसरा इनसे ये भी दिख रहा है हाँ कि ये फोर्स दूरी के साथ साथ कैसे बदल रहा है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था, बहुत लोगों के दिमाग में आया कि ये तो सब कुछ बता देगा ना। लोग इस तरह से भी देखने लगे कि हम इसके साथ साथ हम लोग अगर चले तो हम लोग को पता चलेगा बल इसके साथ साथ कैसे बदलते हुए आगे बढ़ जा रहा है ना। हाँ, बल यहाँ कुछ है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ क्या है, हर इसके साथ साथ बढ़ते जाओ तुम्हें दिख जाएगा ना। इसमें तुम्हें एकदम ये दिखा दे रहा है कि यहाँ बल कितना है, यहाँ बल कितना है, यहाँ बल कितना है ना, वो एक तरह से दिख जा रहा है। हाँ, तो लोग सोच रहे थे कि इसके साथ साथ जाओगे तो एकदम बल भी कैसा कैसा बदल रहा है दिखता जाएगा ना। लेकिन ये एक फंदा है ना। आप देखिएगा ये जो नियम हम लोगों ने लिखा था, F = G m1m या mm/r², ये दूरी के साथ बल का बदलाव को दिखा रहा है, इसमें समय नहीं आ रहा है ना। हाँ ठीक है, हम लोग जितना दूर, मान लो यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ कोई दूसरा आदमी खड़ा है, यहाँ तीसरा आदमी खड़ा है, अलग अलग दूरी पर, तो अलग अलग दूरी पर ये बल तो अलग अलग होगा। मान लो ये पृथ्वी जब यहाँ हाजिर हुआ तो यहाँ कुछ बल होगा, यहाँ बल दूसरा कुछ होगा, यहाँ बल तीसरा कुछ होगा। तो ये बल क्या, ये लाइन क्या कर रहे हैं, ये बल तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ, यहाँ दूसरा कुछ होगा, यहाँ दूसरा कुछ होगा। हाँ, अगर इसमें सभी बल को देखने लगे तो लोग कहेंगे ये बल तो एकदम
जैसे ही ये रखा गया हर जगह बल वहाँ पहुँच गया, लेकिन बल ऐसे पहुँचता नहीं है ना। माने इसमें तो लग रहा है कि उसका प्रभाव हर जगह उसी तत्क्षण पहुँच जाएगा इस लाइन के जरिए, लेकिन इस लाइन के जरिए तत्क्षण तो पहुँचता नहीं है ना। अब हम लोग को पता है हाँ ये प्रभाव एक निर्दिष्ट वेग से एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। और अभी हम लोग को जैसा पता है कि ये कोई भी प्रभाव, वो प्रभाव प्रकाश का वेग से ही आगे तक पहुँचती है। लेकिन प्रकाश का वेग चाहे जितना भी अधिक हो, हाँ बहुत बहुत दूर जब हम लोग जाएंगे समय तो लगेगा ही ना। हाँ तो इसमें अगर सारा कुछ देखना चाहेंगे और ये तब एक फॉल्स इंप्रेशन हम लोग को हो जाएगा ना। हम लोग को लगेगा कि इसका जो बल वो जैसे से बदल रहा है दूरी के साथ, वो तुरंत हर जगह ऐसा बदलाव पहुंच जा रहा है। नहीं, वो तुरंत तत्क्षण पहुंच ही नहीं सकता है ना। हाँ इनफाइनाइट स्पीड से ये प्रभाव दूर तक पहुंचता नहीं है ना। हाँ ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो वो चीज़ इसमें है नहीं ना, क्योंकि इसमें समय का कुछ बात आ ही नहीं रहा है ना। और जब वो बात नहीं आ रहा है तो उसके बात को सोचने से आप गलत जगह में पहुंच सकते हैं ना। और भी चीज़ें होंगी। माने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके सहारे हम लोग एक तरह से गुरुत्वाकर्षण बल को देख रहे हैं ना। हाँ ये एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। रिप्रेजेंटेशन और जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करें दोनों चीज़ें अलग हैं। इसलिए इसके जरिए अगर आप बोलेंगे मैं सब कुछ देख लूँगा तो सब कुछ तो दिखेगा नहीं ना। तो जैसे जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे इससे क्या क्या चीज़ हम लोग हाँ देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ हम लोग देखने से वो कुछ अधिक हो जाएगा, वो देख नहीं सकते ना। हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात इसकी क्या है, ये चित्र है ना। हाँ ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये बातों में बहुत सारा कुछ कहा नहीं गया। आप एक पिक्चर के सहारे चीज़ को देख रहे हैं और पिक्चर दिमाग में बहुत दिनों तक रहती है। उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं पड़ता है। आप अगर एक बार उस संबंध को इस पिक्चर में देख ले तो फिर आप हमेशा इस चीज़ को देख पाएंगे ना। तो फील्ड लाइन्स जो है, फील्ड लाइन्स इसलिए बहुत ज़रूरी एक तरह से क्या है, बहुत अपीलिंग इस तरह उसका सिंप्लिसिटी के कारण, उसका विजुअल इफेक्ट के कारण। हाँ ये फोर्सेस तो कुछ दिखते नहीं ना। फोर्स कैसे दिखता है, पदार्थों की गति से। हाँ ये लाइन्स आप किसी भी चीज़ को रखने से उसकी गति को दर्शाया तो फोर्स को दिखा रहा था ना। लेकिन ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, ये लाइन ऑफ फील्ड नहीं है। इन लाइन्स के जरिए इस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो रिप्रेजेंटेशन होता है ना। हाँ उसके सहारे दर्शाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं है ना। इसलिए सारा कुछ उसमें मिल जाएगा इन फील्ड लाइन्स में, सो बात नहीं है ना। ठीक, आज यहाँ तक रहा। हम लोग फिर आगे इसके दूसरे पक्ष को देखेंगे। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैं बातें करूँगा और लगातार ये रहेगा। हो सकता है आज ही और एक चीज़ आ जाए, आप लोग सब कुछ जोड़ कर देखेंगे। जितना देर देखने का मन करेगा उतना देर आप देख पाएंगे। फिर मिलते हैं।